नमस्कार साथियों, एक बार फिर से चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में शब्द विचार अपन ने प्रारंभ कर दिया था और आज उससे आगे अपन शब्द विचार और शब्द विचार का जो वर्गीकरण है, शब्द विचार का जो प्रकार है वो अपन पढ़ रहे थे। शब्द के प्रकार या शब्द का वर्गीकरण ये अपन ने शुरुआत कर दी थी और शब्द के जो प्रकार है या शब्द के जो वर्गीकरण है उसको अपन ने 4 आधारों पर बांटा था। एक तो आधार लिया था उत्पत्ति के आधार पर, एक आधार लिया था व्युत्पत्ति के आधार पर, एक आधार लिया था रूप परिवर्तन के आधार पर और एक लिया था अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे 4 भाग किए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक इसका उपभेद था संकर शब्द। दूसरा अपन ने देखा था व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार किए थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। तीसरा जो प्रकार लिया था अपन ने रूप परिवर्तन के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार किए थे, विकारी, अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय। विकारी शब्द के भी 4 भेद किए थे और अविकारी के भी 4 भेद किए थे। विकारी के 4 भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के 4 भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और एक इसका था उपभेद जिसको निपात कहते हैं। और अर्थ के आधार पर सार्थक, निर्थक होता है, लेकिन इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यंजक, लक्षक और वाचक। ये 3 भेद अर्थ के आधार पर। और उसमें अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर अपन ने प्रारंभ जो किया था वो प्रारंभ कर दिया था तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। इन दोनों की तुलना करते हुए पढ़ रहे थे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। इन दोनों की तुलना कर रहे थे और अपन ने देखा था कि जो शब्द जैसा संस्कृत में लिखा जाता है, जैसा संस्कृत में लिखा जाता है, यदि वैसा का वैसा हिंदी भाषा में भी लिखा जा रहा है, जैसा संस्कृत में लिखा जा रहा है वैसा ही यदि हिंदी भाषा में लिखा जा रहा है, उसके रूप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो तत्सम था। और यदि उसका रूप अपन ने बिगाड़ लिया है तो वह बिगड़ा हुआ रूप क्या था, तद्भव था। इसके आगे अपन ने पढ़ा था तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानना, कि तत्सम तद्भव शब्दों को किस प्रकार से पहचानते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानना, और पहचानने में देखो तत्सम, और मैंने कहा था आपको कि जो तत्सम तद्भव शब्द हैं इनको अपन तुलना करते हुए पढ़ेंगे। तत्सम तद्भव शब्द की को पहचानना, इनको यानी किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। वैसे तो मैंने बताया था कि तत्सम तद्भव शब्द याद करने पड़ेंगे और याद करने के लिए अपन इनको एक साथ लिखेंगे और जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो इनका 10-15 मिनट दोहरान कर लेंगे और उसी प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। फिर भी इनको पहचानने संबंधी कुछ बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं में पहला जो बिंदु था वो था, देखो अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार, और एक होता है चंद्र बिंदु जिसको अनुनासिक कहते हैं, चंद्र बिंदु। देखो ये जो अनुस्वार है इसका प्रयोग तत्सम शब्द में होता है और चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्द में होता है। उदाहरण के माध्यम से समझा भी दिया था। दूसरा हमने पढ़ा था कि अनुस्वार जो है ये तत्सम रूप हो गया, तो इसका तद्भव क्या हो गया, चंद्र बिंदु।
तद्भव, चंद्र बिंदु, और फिर अपन ने हलंत रे का पढ़ा था, हलंत रे का प्रयोग। हलंत रे का जो प्रयोग होता है ये हमेशा ध्यान रखना तत्सम शब्दों में होता है। हलंत रे का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कौन से शब्दों में होता है? तत्सम शब्दों में। उदाहरण के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया था कि जिस प्रकार से सूर्य है और अपन इसको सूरज बोलते हैं, कहने का मतलब ये शब्द संस्कृत में सूर्य लिखा जाता है लेकिन अपन बोलने में उसको सूरज बोल रहे हैं, लेकिन सूरज भी हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है। तो हिंदी भाषा में आते आते इसका ये रूप आ गया, तो ये रूप क्या है? तद्भव है। और अपन ने इसके उदाहरण देखे थे, जैसे पर्यंक, पर्यंक ऊपर आ रहा है और देखो इसके ऊपर अनुस्वार भी है, और अनुस्वार वाले उदाहरणों को अपन ने किस में शामिल किया है? तत्सम में। और चंद्र बिंदु वाले तद्भव। तो देखो पर्यंक के ऊपर अनुस्वार भी है और साथ साथ हलंत रे का प्रयोग भी हो रहा है, तो ये भी किस में रखा जाएगा? तत्सम में रखा जाएगा। और इसका जो तद्भव होगा वो तद्भव क्या हो जाएगा? पलंग हो जाएगा। अब यहां देखो पलंग में भी अनुस्वार आ रहा है, और यहां मैंने कहा था कि अनुस्वार तत्सम शब्दों में आता है, तो क्या पलंग भी तत्सम शब्द है? तो क्या पलंग भी तत्सम शब्द है? नहीं, पलंग तत्सम शब्द नहीं है, पलंग तद्भव शब्द है। यहां ये ध्यान रखें कि अनुस्वार का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा तत्सम शब्दों में होता है और कम से कम तद्भव शब्दों में होता है। तो ये केवल पहचानने की बातें हैं कि आपका प्रश्न गलत नहीं हो, आपका प्रश्न सही होने की संभावना ज्यादा रहे, ये नियम नहीं है। कहीं आप ये सोचे कि तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम होंगे, अनुस्वार का प्रयोग हमेशा ही तत्सम शब्दों में होता है, नहीं, नियम नहीं है, ये एक तरीका है कि आपका प्रश्न सही किस प्रकार से हो जाए। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया, आपने तत्सम तद्भव शब्द ऐसा आ गया कि आपने उसको पढ़ा नहीं था, पहली बार आपकी आंखों के सामने आया, फिर आप उस प्रश्न को करके आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको आ नहीं रहा है, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप यदि उस प्रश्न को करके आ रहे हैं तो आपके सही होने की संभावना ज्यादा रहे, सही होने की संभावना ज्यादा रहे। इसलिए यह बताया जा रहा है कि अनुस्वार का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा तत्सम में, हलंत रे का प्रयोग भी ज्यादा से ज्यादा किसमें होता है? तत्सम शब्दों में होता है। अब इसके बाद में जो तीसरा बिंदु आता है, तीसरा बिंदु आता है साथियों, तीसरे बिंदु के रूप में अपन देखेंगे, एक तो ध्यान रखना मूर्धन्य स, मूर्धन्य स ध्यान रखना, षटकोण वाला जो स है उस षटकोण वाले स को कहते हैं। मूर्धन्य स का जो प्रयोग होता है, मूर्धन्य स का प्रयोग ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा तत्सम शब्दों में 90% ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको, या 90% से ज्यादा भी मिल सकते हैं कि जिनमें मूर्धन्य स आ रहा है और वो शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा कृष्ण। अब ये जो कृष्ण शब्द है, यहां एक बिंदु और देखेंगे, इस कृष्ण शब्द के साथ साथ में मूर्धन्य स हो गया, इसी के साथ साथ ध्यान रखना री और टैवर्ग का जो पंचम वर्ण होता है अणय, इन दोनों का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग यानी री का प्रयोग और टैवर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग भी प्राय ज्यादा से ज्यादा तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में नहीं होता है। तो इसमें तो तीनों आ रहे हैं, री भी आ रहा है, मूर्धन्य स भी आ रहा है। इसमें देखो उदाहरण में री भी है, मूर्धन्य स भी है, टैवर्ग का पंचम वर्ण भी है, इसका मतलब ये कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या बन जाएगा? किसन बन जाएगा। इसके अलावा और उदाहरण देखें, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है घृत। अब आपके सामने घृत लिखा हुआ है, बोलो इसमें ऋषि वाला री आ रहा है या नहीं आ रहा? ऋषि वाला री आ रहा है, तो ऋषि वाले री से संबंधित ज्यादा से ज्यादा उदाहरण किसमें शामिल किए जाते हैं? तत्सम शब्दों में शामिल किए जाते हैं। और घृत का क्या होता है? घी होता है, तो इसमें री आ गया। इसी प्रकार से यदि और उदाहरण देखें अपन, जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मूर्धन्य से आ रहा है और उसका क्या होता है? अंगूठा होता है। जैसे इसके बाद में पांचवा जो बिंदु आता है, अपन पढ़ रहे हैं तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने की कुछ महत्वपूर्ण बातें,
और उसमें पांचवी जो बात आती है वो पांचवी बात है संयुक्त जो वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्णों, संयुक्त वर्णों का प्रयोग यानी जो अपने छ त्रय झ हैं का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है, प्राय तत्सम शब्दों में होता है। यानी इनका प्रयोग भी ज्यादा से ज्यादा कौन से शब्दों में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। संयुक्त वर्णों में अपन देखो यहां लेंगे, एक तो है छ त्रय झ श्रय, और इसके अलावा और भी संयुक्त या संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे अपन लिखते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर है, जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा उस्टर, देखो इसमें मूर्धन्य से भी आ रहा है और तैमिर आ रहा है, तो ये संयुक्ताक्षर है। मैंने आपके सामने लिखा जैसे उत्साह है, तो देखो तय और सा आ रहा है, ये भी संयुक्ताक्षर है। मैंने जैसे आपके सामने लिखा हस्त, इसमें भी देखो ये संयुक्ताक्षर आ रहा है। तो ये चार तो संयुक्ताक्षर है ही हैं, इनके साथ साथ अन्य जो संयुक्ताक्षर हैं उनका प्रयोग भी किसमें होता है, प्राय तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम तद्भव शब्दों में बहुत कम प्रयोग होता है। और इसके बाद में छठवां जो बिंदु है इससे संबंधित छठवां बिंदु है, देखो ढ ढ, ये दो ध्वनियां होती हैं। देखो एक तो कै वर्ग का पंचम वर्ण होता है, कै वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है इसमें नुक्ता का प्रयोग इसके बराबर में किया जाता है। और यदि नुक्ता का प्रयोग नीचे किया जा रहा है, यदि नुक्ता का प्रयोग नीचे किया जा रहा है, ये तो है कै वर्ग का पंचम वर्ण, कै वर्ग का पंचम वर्ण। ये कै वर्ग का पंचम वर्ण नहीं है, ये ताड़न जात वर्ण है, द्विगुणी वर्ण है। ताड़न जात द्विगुणी या इन दोनों ध्वनियों को औचित्य भी कहते हैं। तो ये जो दोनों ध्वनियां हैं ये हैं ताड़न जात, और इन दोनों का प्रयोग भी किसमें होता है, इन दोनों का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है, न कि तत्सम शब्दों में होता है। तो जो ताड़न जात है द्विगुणी वर्ण है, इनका प्रयोग किसमें किया जाएगा, या जो ताड़न जात ध्वनि है उसका प्रयोग किसमें किया जाएगा, तद्भव शब्दों में किया जाएगा, तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ सातवां बिंदु इसमें आता है, देखो विसर्ग, विसर्ग का जो प्रयोग है, विसर्ग का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग भी प्राय ज्यादा से ज्यादा तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में नहीं होता है। इनका प्रयोग प्राय कौन से शब्दों में ज्यादा होता है, तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है। कुछ शब्द हैं जैसे अपन लिखते हैं छी, विस्मयादि बोधक के रूप में लिखते हैं, तो ये विस्मयादि बोधक है, मनोविकार को परिभाषित करने वाला है। तो मनोविकार को परिभाषित करने वाले जो शब्द हैं उनमें भी विसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन वो क्या नहीं होते हैं, तत्सम नहीं होते हैं। ये तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और इनके अलावा तत्सम तद्भव शब्द आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। मित्रों मैं ये नहीं कह रहा कि ये आते ही आते हैं, आपको ये दिख जाए तो बस, लेकिन पहले आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको आता है या नहीं आता है। जब उस तत्सम तद्भव का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तभी आप इन बिंदुओं को लागू करेंगे, अन्यथा इन बिंदुओं को लागू नहीं करेंगे। और यदि लागू कर रहे हैं तो जो यहां बताई गई स्थितियां हैं उन्हीं के अनुसार चलना है, तो आपका प्रश्न सही होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने से संबंधित नियम बना दिए गए भी, नहीं, कोई नियम नहीं है, ये केवल पहचानने से संबंधित कुछ बातें थी, वो बातें मैंने आपके सामने क्या कर दी, शेयर कर दी। तो ये दो
अपन उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं, और उत्पत्ति के आधार पर अपन ने जो शब्द था उस शब्द को 4 भागों में बांटा था। एक तो तत्सम, और दूसरा तद्भव शब्द, और एक इसमें लिया था देशज, और एक इसमें लिया था विदेशज, एक इसमें लिया था विदेशज। अब देखो देशज और विदेशज, इन दोनों को भी तुलना करते हुए पढ़ेंगे, इन दोनों को भी अपन क्या करेंगे, तुलना करते हुए पढ़ेंगे। और वो तुलना किस प्रकार से की जाती है, देखिए मित्रों, तीसरा जो भेद है वो आता है देशज, और चौथा जो भेद है वो आता है विदेशज। दोनों को ध्यान से समझना, तुलना करते हुए इनको याद करना है, तुलना करते हुए इनको समझना है कि किस प्रकार से देशज शब्द क्या होते हैं। देखो मैंने आपके सामने जो देशज शब्द था इसके टुकड़े कर दिए, देश प्लस जय। विदेशज जो शब्द था इस विदेशज शब्द के मैंने टुकड़े कर दिए वी प्लस देश प्लस जय। मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था कि हिंदी में कोई भी परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो शब्द आपके सामने आ रहा है उस शब्द के टुकड़े करो, और टुकड़े करने के बाद में जो आपके सामने टुकड़े आए उनका अर्थ लगा लो, और उसकी परिभाषा निकल के अपने आप ही बाहर आ जाएगी। देखो देश का मतलब देश है, अपन जिस भी देश में निवास करते हैं वही देश है, और जय का अर्थ यहां क्या लिया जाएगा, जन्म। यहां देखें, देखो इसमें वी उपसर्ग है, और वी उपसर्ग है तो वी उपसर्ग का अर्थ होता है दूसरा। देश का अर्थ वही लिया जाएगा देश, और जय का अर्थ क्या लिया जाएगा, जन्म। परिभाषा अब आपके सामने आ गई। देश में जन्म लेने वाले शब्दों को देशज, दूसरे देश में जन्म लेने वाले शब्दों को विदेशज। दोबारा देखें मित्रों, मैंने देशज शब्द के टुकड़े किए, देश प्लस जय। देश का अर्थ देश, जिस देश में अपन निवास करते हैं वही देश, और जय का अर्थ यहां क्या लिया गया, जन्म। विदेशज के टुकड़े किए वी प्लस देश प्लस जय। यहां भी देश का अर्थ तो देश हो गया, और जय का अर्थ जन्म हो गया, और वी का अर्थ क्या हो गया, दूसरा। अब परिभाषा खुद आप बना रहे हैं। देखो देश में जन्म लेने वाले शब्द, यानी हम जिस देश के निवासी हैं उसी देश में जन्म लेने वाले शब्द, तो अपन कह सकते हैं भारत देश में जन्म लेने वाले शब्द। यहां देखो दूसरा देश जन्म, इसका मतलब दूसरे देश में जन्म लेने वाले शब्द, इसका मतलब यहां जो देश है वो भारत नहीं है, दूसरा देश है। अब वो दूसरा देश कोई भी हो सकता है। और कैसे, देखो देशज और विदेशज शब्द, इनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। जैसे मित्रों देखो, अपन राजस्थान के निवासी हैं, अपन राजस्थान में निवास करते हैं, और राजस्थान में जब अपन निवास करते हैं तो जैसे ये राजस्थान का मैप है, यहां शेखावाटी क्षेत्र, ठीक है, यहां वाला जो क्षेत्र है कोटा झालावाड़ वाला, ये हाड़ौती, ये उदयपुर, ये वाला जो क्षेत्र है ये मेवाड़, ये जोधपुर वाला जो क्षेत्र होगा ये मारवाड़ हो जाएगा। अब यहां ये देखें कि ये पूरा जो है, ये जो पूरा है, ये तो पूरा क्या है, राजस्थान। और राजस्थान, पूरे इस राज्य की भाषा कौन सी हो गई, राजस्थान होगी। लेकिन इस राजस्थान राज्य में भी अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। बोलियां, अनेक प्रकार की बोलियां बोली जा रही हैं। इस राजस्थान राज्य में भी संपूर्ण राज्य की भाषा राजस्थान है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष की तरफ चले जाएंगे तो वहां की बोली में अंतर आ जाएगा, और वहां की बोली में जो अंतर आएगा, इन बोलियों के जो शब्द होंगे वो क्या है, देशज। अब ये अपन को यहां भारत के संदर्भ में लेना है।
हम भारत के निवासी हैं, हम भारत के निवासी हैं, तो भारत देश में अनेक प्रकार के राज्य हैं। उन राज्यों का अपन कह सकते हैं कि रहन सहन भी अलग है, उनकी राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग हैं, धार्मिक परिस्थितियां भी अलग हैं। इसका मतलब उनकी भाषा जो है वो भी अलग होगी। तो हम हैं भारत देश के निवासी, तो जब अपन भारत देश के निवासी हैं तो भारत की भाषा तो हिंदी, भारत की भाषा तो कौन सी? हिंदी। लेकिन अपने राजस्थान राज्य की भाषा कौन सी है? राजस्थानी। अब राजस्थानी में भी क्या है? अनेक प्रकार की बोलियां हैं। राजस्थान में भी अनेक प्रकार की क्या है? बोलियां हैं। तो ये जो क्षेत्र विशेष की जो बोलियां हैं, इन या क्षेत्र विशेष की जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं के शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझें, लड़का होता है, लड़की है, हिंदी में अपन बोलते हैं लड़का, हिंदी में अपन बोलते हैं लड़की। लेकिन कई बोलते हैं छोरा, कई बोलते हैं लड़की को छोरी। पंजाब साइड में चले जाएंगे तो वो बोलेंगे कुड़ी। तो ये शब्द छोरा, छोरी, कुड़ी, ये शब्द क्या है? यही तो देशज शब्द है। यही क्या है? देशज शब्द है। यानी भारत देश जो है, इस भारत देश में जो अनेक प्रकार की भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं, इन क्षेत्र विशेष की जो भाषा है या क्षेत्र विशेष की जो बोली है, उनके शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। फिर देखो विदेशज। हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से हुआ, या भारत देश में विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से किया गया? भारत देश के ऊपर अनेक प्रकार की विदेशी जो जातियां थी, उन विदेशी जातियों ने शासन किया था प्राचीन काल में। जब वो जातियां भारत देश में आई तो अपने खुद तो आई, अपने साथ साथ अपना रहन सहन भी लेकर आई, अपनी जो धार्मिक परिस्थितियां हैं वो भी लेकर आई, और अपनी भाषा भी साथ लेकर आई। वो विदेशी जातियां, भाई भारत देश के ऊपर अनेक विदेशी जातियों ने आक्रमण किया था। अब जब वो जातियां आक्रमण के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से आ गई, और जब वो भारत देश में आई, वो जातियां जब भारत देश में आई तो वो अपने साथ में अपनी भाषा लेकर आई। अब क्या हुआ? वो खुद तो वापस चले गए, लेकिन अपनी भाषा के जो शब्द है उन शब्दों को यही छोड़कर चले गए। तो उन शब्दों को आज अपन ने अपना लिया है, तो वही शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं। हो गया दूसरा देश, भारत के नहीं है ना, दूसरी जातियां आई, जैसे कह सकते हैं पुर्तगाली, अपन कह सकते हैं फारसी, अपन कह सकते हैं अरबी, अपन कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द, अपन कह सकते हैं यानी चीनी भाषा के शब्द। ये सभी जातियां भारत देश में आक्रमण या व्यापार के उद्देश्य से आई थी, खुद चली गई थी, लेकिन अपनी भाषा को यहीं छोड़कर चले गए थे, और उन भाषाओं के शब्दों को हमने अपना लिया। तो वही शब्द क्या है? विदेशज शब्द है। और विदेशज शब्द जैसे औरत होता है, विदेशज शब्द है, कारतूस होता है, विदेशज शब्द है, चश्मा है, विदेशज शब्द है, ऑटो रिक्शा है, विदेशज शब्द है। तो ये सभी ज्यादा से ज्यादा अपन विदेशी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। यहां मित्रों ध्यान रखना, विदेशज जो शब्द हैं, इन विदेशज शब्दों में भी आजकल प्रश्न सीधा नहीं पूछा जाता है। आपसे प्रश्न सीधा ऐसे नहीं पूछेगा, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है, या निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, या निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछने वाले को पता है कि विदेशी जो शब्द है वो सब याद कर लेंगे, लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा? वो प्रश्न पूछेगा विदेशी भाषा में भी कौन सी भाषा के हैं। प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का है, निम्न में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है, या निम्न में से कौन सा शब्द चीनी भाषा का नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां मित्रों ध्यान रखना, ये जो विदेशी शब्द है ये आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। पुर्तगाली कौन कौन से हैं,
अरबी शब्द कौन कौन से हैं, ये सभी आपको क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। यदि आपने सभी को एक साथ पढ़ लिया तो ऐसा प्रश्न यदि नहीं आया तो वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। विदेशी शब्द तो आपने सारे याद कर लिए, विदेशी शब्द तो आपने सारे याद कर लिए, लेकिन क्या हुआ, अंदर से पूछ लिया, भाषा का नाम देकर पूछ लिया कि अरबी का कौन सा है। अपन को पता थे कि ये चार ऑप्शन में जो चार शब्द दिए हुए वो चारों विदेशी हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अरबी का कौन सा है। तो इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होता है इसके चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और इसका एक जो भेद, उसको अपन भेद नहीं कह सकते। देखो दोस्तों, क्यों नहीं कह सकते भेद, भेद इस कारण से नहीं कह सकते, देखना संकर शब्द है, ये जो संकर शब्द है इसको अपन मिश्रण शब्द भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं मिश्रण शब्द, यहां जो संकर शब्द है इसमें तद्भव शब्द एक ही होगा, आपके सामने शब्द एक ही होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा रेलवे स्टेशन, मैंने आपके सामने लिखा रेलवे स्टेशन। अब जो रेलवे स्टेशन है, देखो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, प्लस स्टेशन, दो शब्द आ रहे हैं ना। एक और उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे रेलगाड़ी। अब इस शब्द के आपने टुकड़े किए, रेल प्लस गाड़ी, यही तो होंगे। अब देखो आपके सामने शब्द था रेलगाड़ी, आपके सामने शब्द था रेलवे स्टेशन। जो भी शब्द आपके सामने दिया हुआ हो उस शब्द के दो टुकड़े करने हैं, उसको दो भागों में विभाजित करना है। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। जो शब्द आपके सामने आया है, अगर आपसे संकर शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, जो शब्द आपके सामने दे रखा है उस शब्द को आप दो भागों में विभाजित करेंगे। दो भागों में विभाजित करने के बाद में आपको उन दोनों शब्दों को देखना पड़ेगा कि ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं। जैसे यहां रेल कौन सी भाषा का, गाड़ी कौन सी भाषा का, यहां रेलवे कौन सी भाषा का, स्टेशन कौन सी भाषा का। जैसे मैं यहां बात करूं रेल, ये तो हो गया कौन सी भाषा का, अंग्रेजी। कौन सी भाषा का हो गया, अंग्रेजी। और गाड़ी जो है ये हो गया हिंदी। भाई शब्द एक था रेलगाड़ी, लेकिन इसमें दो भाषाओं के शब्दों का योग हो रहा है। बोलो मिश्रण हुआ या नहीं हुआ, मिश्रित हुए या नहीं हुए। दो भाषाओं के योग से बन रहे हैं, और दो भाषाओं के योग से बनने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, संकर या मिश्रण या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब जो शब्द दिया हुआ होगा जिसके टुकड़े आप करेंगे, टुकड़े करने के बाद में जो दो शब्द आ रहे हैं दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के होने चाहिए, एक भाषा के नहीं होने चाहिए। जब वो अलग अलग भाषाओं के होंगे तब वो क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहलाएंगे। और जब यदि वो एक ही भाषा के, जैसे दोनों रेलवे स्टेशन दोनों एक ही भाषा के, इसका मतलब ये क्या नहीं है, संकर शब्द नहीं है। इस प्रकार से आपको संकर शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे अपन देखिए लाठी चार्ज, दवाखाना, डाकघर, तो ये सभी क्या है, टिकट घर, ये सभी क्या है, टिकट। टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है। शब्द एक ही आ रहा है टिकट घर, लेकिन उसके दो टुकड़े किए, एक टिकट और एक घर। टिकट अंग्रेजी का हो गया, घर हिंदी भाषा का हो गया। शब्द एक था टिकट घर, दो भागों में विभाजित किया, दोनों भागों में अलग अलग भाषाओं के शब्द थे। ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। इस आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का प्रकार होता है मित्रों समाप्त होता है। संकर शब्द कौन कौन से पढ़े, चार शब्द अपन ने उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और एक अपन ने इसका क्या पढ़ा, उपभेद पढ़ा, और वो उपभेद कौन सा था, संकर शब्द। तो इसके बाद में देखो जो शब्द था
शब्द को अपन ने 4 भागों में विभाजित किया था। शब्द का जो वर्गीकरण था अपन ने 4 प्रकार से किया था। एक प्रकार अपन ने लिया था उत्पत्ति के आधार पर। एक प्रकार कौन सा लिया था मित्रों? उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा प्रकार अपन ने कौन सा लिखा था? व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मित्रों अपना शब्द का प्रकार पूरा हो चुका है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का प्रकार पूरा हो चुका है ना। कौन कौन से पढ़े हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। अब दूसरा कौन सा आएगा? व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या अर्थ होता है व्युत्पत्ति का? रचना, बनावट या संरचना के आधार पर। तो देखिए दूसरा जो प्रकार है अपना किसके आधार पर मित्रों? व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या अर्थ होता है व्युत्पत्ति का? व्युत्पत्ति का अर्थ रचना होता है, बनावट होता है, संरचना होता है। आधार पर कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग किए थे? पहला अपन ने भाग किया था रूढ़ शब्द। दूसरा कौन सा किया था? यौगिक शब्द। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। तीसरा कौन सा किया? योगरूढ़ शब्द। अब यहां देखो 3 भाग है। कोई भी यदि शब्द है तो उसकी जो रचना है या जो बनावट है वो 4 प्रकार से होती है। पहले इसको समझें कि शब्द की जो रचना है या जो बनावट है वो किस प्रकार से होती है। यदि आपको शब्द की रचना या बनावट समझ में आ गया तो ये जो तीनों प्रकार हैं, ये तीनों प्रकार आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि शब्द की रचना कैसे होती है, बनावट कैसे होती है, कितनी प्रकार से होती है। भैया आपको पता है कि शब्द की जो रचना है या शब्द की जो बनावट है वो 4 प्रकार से होती है। ध्यान से सुना मित्रों, क्या कह रहा हूं? शब्द की जो रचना है या जो बनावट है वो कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कैसे होती है 4 प्रकार से? देखो, एक तो शब्द की रचना संधि से होती है, एक शब्द की रचना समास से होती है, एक शब्द की रचना उपसर्ग से होती है और एक शब्द की रचना प्रत्यय से होती है। शब्द की रचना कितनी प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है। शब्द का निर्माण या शब्द की जो बनावट है कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है। पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। अब देखो, संधि में भी 2 पद होते हैं और दोनों पदों को अपन एक जगह क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और उससे भी अपन किसका निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। समास में भी 2 या 2 से अधिक पद होते हैं और उनको अपन एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसके माध्यम से भी अपन किसका निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग में भी 2 पद होते हैं, एक उपसर्ग होता है, एक मूल शब्द होता है और उसके माध्यम से भी किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। प्रत्यय में भी मूल शब्द होता है और प्रत्यय होता है और उसके माध्यम से भी किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द का निर्माण 4 प्रकार से हुआ। अब सीधे सीधे अर्थों में देखो, यदि आपके सामने कोई भी उदाहरण संधि का आ रहा है, कोई भी उदाहरण समास का आ रहा है, कोई भी उदाहरण उपसर्ग का आ रहा है, कोई भी उदाहरण प्रत्यय का आ रहा है, हमेशा ध्यान रखना वह शब्द यौगिक होगा। चाहे कोई भी उदाहरण आ जाए, बस यहां एक ध्यान रखना, समास जो है इस समास में बहुब्री समास के उदाहरण नहीं होने चाहिए। बहुब्री समास के जो उदाहरण हैं वो यौगिक शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। बहुब्री समास के उदाहरण योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत जाते हैं। किसके अंतर्गत जाते हैं? योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत जाते हैं। संधि का प्रत्येक उदाहरण यौगिक होगा। समास में बहुब्री को छोड़कर प्रत्येक 5 बच गए, 5 के उदाहरण यौगिक होंगे।
उपसर्ग का प्रत्येक उदाहरण यौगिक होगा, प्रत्येक का प्रत्येक उदाहरण क्या होगा, यौगिक होगा। और बहुब्रीहि समास के उदाहरण किस में रखे जाएंगे, योग रूढ़ में रखे जाएंगे। बाकी जो शेष बच गए उदाहरण वो किस में रखे जाएंगे, रूढ़ शब्द में रखे जाएंगे। यही प्रश्न करने का सबसे सरल और सीधा तरीका है। इसी प्रकार से आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए होंगे और उन 4 ऑप्शनों में से आपको देखना है कि कौन से में संधि है, कौन से में समास है, कौन से में उपसर्ग है, कौन से में प्रत्यय है। यदि 3 शब्दों में ये चारों स्थितियां हो सकती हैं, एक शब्द में नहीं होगी, तो जो जिस शब्द में ये स्थिति नहीं होगी वही शब्द किसमें नहीं रखा जाएगा, यौगिक में नहीं रखा जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला मित्रों, निष्कर्ष निकला प्रत्येक संधि का उदाहरण यौगिक होगा, प्रत्येक समास का बहुब्रीहि समास को छोड़कर यौगिक होगा, प्रत्येक उपसर्ग का उदाहरण यौगिक होगा और प्रत्येक प्रत्यय का उदाहरण क्या होगा, यौगिक होगा। और बहुब्रीहि समास के उदाहरण किस में रखे जाएंगे, योग रूढ़ में रखे जाएंगे। बहुब्रीहि का कोई भी उदाहरण आ जाए, क्योंकि वहां तीसरा अर्थ निकलता है। अभी मैंने इसको परिभाषित नहीं किया है, परिभाषित करूंगा और परिभाषित करने के बाद में जो अर्थ निकलेगा उस आधार पर भी समझाऊंगा। लेकिन आज मैंने आपका प्रश्न किस प्रकार से सही हो सकता है वो प्रश्न सही करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपको परिभाषा याद नहीं है, आपको नहीं पता है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, आपको नहीं पता है यौगिक शब्द किसे कहते हैं, आपको नहीं पता है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, और आपका प्रश्न सही कैसे हो जाए, वही तरीका बता रहा हूं, इनको परिभाषित नहीं कर रहा हूं। तो बहुब्रीहि समास योग रूढ़ में रख देना, बाकी इन चारों के किस में रख देना, यौगिक में रख देना, और जो बच गए वो किस में रखे जाएंगे, रूढ़ शब्दों में रखे जाएंगे। अब इनको अपन विस्तार से समझते हैं। विस्तार से देखो, रूढ़ शब्द परिभाषित करें कि ये परिभाषा के रूप में रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या होती है, यौगिक शब्द की परिभाषा क्या होती है, योग रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या होती है। इसमें ध्यान रखना, रूढ़ जो शब्द है, शब्द आपके सामने लिखा हुआ होगा, लेकिन जब उसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े सार्थक नहीं होंगे, टुकड़े हो भी जाएंगे लेकिन सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। तो रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अरे मैंने जैसे आपके सामने उदाहरण लिख दिया भाई, सज्जन शब्द लिख दिया मैंने आपके सामने। अरे आपको देखना है कि ये रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। आपको देखना है रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है। आपको पता है सज्जन में संधि है, आगे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है सज्जन में संधि है, इसका मतलब ये क्या होगा, यौगिक होगा। क्या होगी, सत प्लस जन। बोलो, एक शब्द दिया हुआ था और इस शब्द के अपन ने टुकड़े किए, दोनों टुकड़े क्या हो गए, सार्थक हो गए। जब किसी शब्द के टुकड़े करें और सार्थक नहीं हो वो रूढ़, जब टुकड़े करें दोनों सार्थक हो जाए यौगिक, और टुकड़े करने के बाद में कोई यदि तीसरा अर्थ निकले तो वो किस में रखा जाएगा, योग रूढ़ में रखा जाएगा। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही, आगे का अगली क्लास में देखेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।